नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कथाकार तथा नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कहानी को 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैं पुरस्कार कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य परिचय संदेह कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी का सार या सारांश। पुरस्कार आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कथाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह कहानी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यही नहीं, यह एक चरित्र प्रधान कहानी भी है। यह कहानी इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी है। यह एक ऐतिहासिक कहानी है, परंतु इस कहानी में कल्पना का भी सुंदर समन्वय दिखलाई पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह बतलाया है कि व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर देश प्रेम होता है, भावना से बड़ा कर्तव्य होता है। वास्तव में यह कहानी मानवीय प्रेम व संघर्ष की एक बेमिसाल कहानी है। इस कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। इस कहानी के प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। मधुलिका, जो कौशल राज्य के भूतपूर्व सेनापति और अन्यतम वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है। मगध का राजकुमार अरुण, कौशल नरेश, कौशल राज्य के मंत्री तथा सैनिक आदि हैं। आद्रा नक्षत्र के आते ही जब नीले आकाश में काले काले बादल उमड़ने घुमड़ने लगते थे, तब चारों ओर से घिरे कौशल प्रदेश में इंद्र पूजन के अवसर पर प्रतिवर्ष एक कृषि महोत्सव मनाया जाता था। प्रत्येक वर्ष इस उत्सव के समय कौशल नरेश को एक दिन के लिए कृषक यानी एक किसान बनना पड़ता था। इस नियम के अनुसार उत्सव के पहले से ही कोई खेती के लिए उपजाऊ भूमि चुन ली जाती थी। इस भूभाग के स्वामी को कौशल राज्य के नियमानुसार उस खेत के मूल्य का चौगुना मूल्य पुरस्कार स्वरूप मिलता था। उस खेत की रखवाली वही व्यक्ति वर्ष भर करता था, परंतु वह खेत महाराज का कहलाता था। संयोगवश इस वर्ष के कृषि महोत्सव के लिए कौशल राज्य के भूतपूर्व सेनापति और अन्यतम वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या मधुलिका का खेत
चुना गया था। कृषि महोत्सव के दिन स्वर्ण रंजित हल की मूठ को पकड़कर कौशल नरेश खेत जोत रहे थे और मधुलिका बीज दे रही थी। बीज बोते समय जब भी कौशल नरेश हाथ बढ़ाते थे तब मधुलिका उनके सामने बीजों का थाल आगे कर देती थी। वीर सिंहमित्र की कन्या मधुलिका अत्यंत ही सुंदर थी, इसीलिए वह आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। दूर दूर से लोग इस उत्सव को देखने के लिए आते थे। कृषि महोत्सव के अवसर पर मगध का राजकुमार अरुण भी आया हुआ था और बड़े ही कौतुक के साथ मधुलिका के रूप सौंदर्य को और उसकी सरल चितवन को निहार रहा था। उत्सव के समाप्त होने पर कौशल नरेश ने मधुलिका के खेत के लिए पुरस्कार स्वरूप थाली में स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। सर्वप्रथम मधुलिका ने थाली को सिर से लगाकर सम्मान प्रदर्शित किया और उसी क्षण स्वर्ण मुद्राएं महाराज पर बिखेर दी। उसने विनम्रता के साथ महाराज से कहा, यह मेरे पितामहों की भूमि है, यानी यह मेरे पितामहों की भूमि है। इसे बेचना मेरे लिए असंभव है, एक प्रकार से अपराध है। इस पर मंत्री को बहुत क्रोध आया, राजा को भी बहुत दुख हुआ तथा क्रोध आया। महाराज ने जब परिचय जानना चाहा तब मंत्री ने उसका परिचय राजा को देते हुए कहा कि यह वाराणसी के युद्ध में भाग लेने वाले अन्यतम वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है। यह सब सुनकर कौशल नरेश चौंक पड़े, क्योंकि वह मगध के विरुद्ध कौशल की लाज रखने वाले अन्यतम योद्धा की पुत्री थी। जो भी हो, उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हुआ। सभी अपने अपने घर की ओर चल दिए और मधुलिका भी खिन्न मना यानी दुखी मन से अपने खेत की सीमा के निकट मधुप यानी महुआ वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए चली गई। मगध के राजकुमार अरुण की आंखों में नींद का नामो निशान न था, क्योंकि जब से उसने मधुलिका को देखा था तब से वह उसके रूप सौंदर्य का भक्त बन चुका था। वह अपने शयन कक्ष से उठा तथा घोड़े पर सवार होकर उसी मधुक वृक्ष के निकट पहुंचा, जहां मधुलिका दुखी होकर निद्रा का सुख ले रही थी। किंचित आहट पाकर मधुलिका के नेत्र खुल गए। एक अपरिचित युवक को अपने सामने अचानक आया देखकर वह चौंक गई, फिर उठकर बैठ गई। अरुण ने अपना परिचय दिया, फिर कुछ क्षण पश्चात उससे प्रेम याचना की, पर मधुलिका ने उसके प्रेम को यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं एक कृषक बालिका हूं और आप कहाँ मगध के राजकुमार हैं। मैं तो अपने ही दुख से दुखी हूं, आप मेरा उपहास न करें। मधुलिका के उत्तर को सुनकर अरुण बहुत दुखी हुआ। अंततः आहत होकर राजकुमार अरुण निराश होकर वहां से वापस लौट गया। इधर मधुलिका अपनी कटुक्तियों पर पश्चाताप कर रही थी, राजकुमार को घायल कर स्वयं तड़प रही थी। धीरे धीरे 3 वर्ष का समय गुजर जाता है। मधुलिका दूसरों के खेतों पर काम करके अपनी जीविका चला रही थी। एक दिन की बात है, शीतकाल की एक रात्रि में वर्षा हो रही थी। मधुलिका की
3 वर्षों की जर्जर झोपड़ी का छाजन यानी छप्पर वर्षा होने की वजह से टपक रहा था। ओढ़ने को भी कुछ भी नहीं था। भयंकर ठंड से वह थर थर कांप रही थी। ऐसे अभावपूर्ण समय में अचानक उसे 3 वर्ष पूर्व युवक राजकुमार अरुण की बातें अचानक याद आने लगी थी। मधुलिका उन बीते हुए क्षणों को लौटा लाने के लिए बेचैन हो गई थी। संयोग से इसी समय एक आश्रय की खोज में मगध का विद्रोही एवं निर्वासित राजकुमार अरुण मधुलिका की पर्णकुटी के द्वार पर उपस्थित होता है। मधुलिका अपने सामने मगध के राजकुमार अरुण को आया हुआ देखकर पहले तो चौंक जाती है, फिर उसका स्वागत करती है तथा आश्रय देती है। अरुण और मधुलिका दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। परिचय प्रेम का रूप धारण कर लेता है। अरुण उसे कौशल के सिंहासन पर राजरानी के रूप में बैठाने की अपनी योजना बतलाता है। भावुकतावश मधुलिका अरुण की बातों को सुनकर हाँ में हाँ मिलाती है। श्रावस्ती के दुर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए वह दुर्ग के दक्षिण नाले के पास की अपनी भूमि के बराबर भूमि राजा से मांग लेने के लिए मधुलिका से कहता है। सैनिक दृष्टि से यह भूमि काफी महत्वपूर्ण थी, पर मधुलिका के आग्रह करने पर कौशल नरेश उसकी योजना ठुकरा नहीं सकते हैं। भूमि प्राप्त होते ही अरुण ने उस जंगली भूमि को समतल करवाना शुरू कर दिया तथा वहां अपने सैनिकों को एकत्र करना भी शुरू कर दिया। और तो और कुछ ही दिनों में कौशल दुर्ग पर अधिकार प्राप्त करने की योजना को पूरी करने में लग गया। एक दिन संध्या के समय अरुण ने मधुलिका को बतलाया कि वह आज रात को कौशल दुर्ग पर अधिकार प्राप्त करेगा तथा प्रातःकाल होते ही राजरानी के रूप में उसका यानी मधुलिका का राज्याभिषेक करेगा। अरुण के पास से अलग होते ही मधुलिका के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना जन्म लेती है। उसे अपना यह कर्म राष्ट्रद्रोह प्रतीत होता है। अंततः वह निश्चय करती है कि कौशल की प्रतिष्ठा को कभी भी कलंकित नहीं होने देगी, क्योंकि वह राष्ट्र प्रेमी वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है जिसने अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व हंसते हुए न्योछावर कर दिया था। मधुलिका एक पगली की तरह अपने ही उधेड़ बुन में लिप्त न जाने कब वहां से निकलकर कौशल के सेनापति के सम्मुख उपस्थित होकर अरुण की गुप्त योजना का रहस्य खोल देती है। मधुलिका सेनापति के साथ कौशल नरेश के पास पहुंचती है। सेनापति महाराज को वस्तु स्थिति से अवगत करवाकर सैनिकों के साथ अरुण का मुकाबला करने के लिए प्रस्थान करते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश अरुण अपने अभियान में सफल नहीं हो पाता है और सैनिकों सहित बंदी बना लिया जाता है। अरुण को बंदी अवस्था में राजा के सामने लाया जाता है। प्रातःकाल महाराज अपार जन समुदाय के मध्य मृत्यु दंड की घोषणा करते हैं। नागरिक भी आनंद मनाते हैं तथा अरुण को प्राणदंड देने की मांग करते हैं। अरुण के बंदी बनाए जाने के कारण कौशल नरेश बहुत प्रसन्न होते हैं और मधुलिका को अपने पिता की भांति पुनः देश की रक्षा करने के लिए पुरस्कार देना चाहते हैं।
मधुलिका को दरबार में बुलाया जाता है। महाराज प्रसन्न मुद्रा में मधुलिका को पुरस्कार मांगने के लिए आग्रह करते हैं, परंतु मधुलिका मौन रहती है। महाराज पुनः मधुलिका से कहते हैं, मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूं, मांग लो। महाराज के बार बार आग्रह करने के कारण मधुलिका अरुण के समीप खड़ी होकर अंततः महाराज से सविनय निवेदन करती है कि तो मुझे भी प्राणदंड मिले। ऐसा कहती हुई अपने प्रेमी अरुण के पास जा खड़ी हो जाती है। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि अंततः मधुलिका अपने प्रेम के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए एक आदर्श प्रेम का भव्य रूप प्रस्तुत करती है, क्योंकि राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर ही उसने अपने प्रेमी अरुण के साथ विश्वासघात किया था। परिणाम स्वरूप वह अपने लिए पुरस्कार के रूप में अपने प्रेमी अरुण के साथ प्राण दंड मांगकर राष्ट्र प्रेम के साथ साथ अपने व्यक्तिगत प्रेम का भी निर्वाह करती है। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलती या कोई त्रुटि नजर आती है तो आप इसे सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि यह मेरा एक एजुकेशनल चैनल है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।